स्वागत है आपका आज की वीडियो क्लास में। और हम चर्चा कर रहे हैं विज्ञान कक्षा 10 रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण पे। और कल हमने कुछ प्रश्न दिए थे, उन प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं। सब्जियों का विघटित होकर खाद में बदलना कौन सी रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है? सब्जियां या कोई भी खाद्य पदार्थ विघटित होकर के खाद में परिवर्तित हो जाता है, वो किस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आती है? तो आपको बताया गया था साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। ऊष्माक्षेपी किसके अंतर्गत आता है? तो ऊष्माक्षेपी संयोजन अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। तो चाहे उसको ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया कहिए या संयोजन रासायनिक अभिक्रिया कहिए, दोनों नाम एक ही के हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना है, क्वेश्चन पूरा पढ़ना है। इसमें 2 विकल्प दिए गए थे, कुल 3 विकल्प। संयोजन रासायनिक अभिक्रिया, वियोजन रासायनिक अभिक्रिया, ऊष्माशोषी रासायनिक अभिक्रिया। तो वियोजन का ही दूसरा नाम ऊष्माशोषी है और संयोजन का दूसरा नाम ऊष्माक्षेपी है। तो ये बात ध्यान में रखना है। क्वेश्चन कहाँ से पूछे जा रहे हैं? तो एनसीईआरटी के बुक से पूछे जा रहे हैं और जो है वीडियो लेक्चर से पूछे जा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन जो है आप पढ़िए एनसीईआरटी के बुक को, कोई भी क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस नहीं है। इसमें से एक और प्रश्न पूछा गया था कोयले वाला। जो मैं आपको दिखा दूं, ये भी आपके कोर्स से रिलेटेड था। कोयले का दहन किस रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है? तो संयोजन रासायनिक अभिक्रिया के अंतर्गत आता है। सारे प्रश्न आपके या तो एनसीईआरटी के बुक से हैं या पढ़ाए गए नोट्स से हैं, वीडियो से हैं, अलग से कोई नहीं है। तो एनसीईआरटी के बुक्स को पढ़िए और प्लस वीडियो लेक्चर को समझिए। कोई भी प्रश्न जो है इधर उधर का नहीं है। आइए 1-2 प्रश्न और देख लेते हैं। यहाँ पे जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच रासायनिक अभिक्रिया के पश्चात कौन सी गैस उत्सर्जित होती है? तो जिंक होगा Zn, जिंक, और इसमें होगा सल्फ्यूरिक अम्ल जो दिखाई दे रहा है, तो ये H2SO4 होगा। अगर ध्यान से आप देखें तो इसमें हाइड्रोजन गैस उत्सर्जित होगी। आगे चलते हैं। यानी कहने का कुल मतलब ये है कि जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे वो एनसीईआरटी के बुक से बनेंगे और या फिर वो आपके वीडियो लेक्चर से बनेंगे। तो क्वेश्चन वीडियो लेक्चर भी बढ़िया से देखिए। जो नहीं समझ में आ रहा है कमेंट कीजिए। वैसे टेलीग्राम पे डिस्कशन के लिए एक और ग्रुप बना दिया गया है। जब आप टेलीग्राम को खोलेंगे तो आपके जो है राइट साइड में ऑप्शन दिया रहेगा डिस्कशन का। जब उस पर दबाएंगे डिस्कशन पे तो तुरंत एक ग्रुप में पहुंच जाएंगे। वहाँ पे आप जो भी समस्या अपनी होगी टाइप कर दीजिएगा, वहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे और उसके हिसाब से आपका सल्यूशन कर देंगे। तो आगे चलते हैं, वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और जो है कोर्स कंप्लीट करने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर हम जो है पहले संयोजन अभिक्रिया पढ़ चुके हैं। इस चैप्टर में हम वियोजन अभिक्रिया की चर्चा करेंगे कि वियोजन अभिक्रिया क्या है। वियोजन अभिक्रिया, इसमें एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है। एक अभिकारक हो और वो टूटकर 2 उत्पादों में परिवर्तित हो जाए, इसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए इसके बारे में जानते हैं और ये कितने प्रकार का होता है इस पर चर्चा कर लेते हैं। तो पहला इसमें प्रकार आता है उष्मीय वियोजन, यानी उष्मा के द्वारा एक अभिकारक 2 उत्पाद में बदल जाए। किसके द्वारा? उष्मा के द्वारा। तो चलिए उष्मा के द्वारा कैसे बदल रहा है यहाँ पे देखिए। फेरस सल्फेट जो है ये एक अभिकारक है और रंग है हरा रंग, और जब उष्मा इस पे पड़ती है तो उष्मा पड़ने पे ये फेरिक ऑक्साइड में बदल जाता है और फेरिक ऑक्साइड भूरा लाल रंग का होता है।
और ये जो है सल्फर सल्फाइड में भी टूट जाता है। तो एक तरह से फेरस सल्फेट एक जो है अभिकारक है और यहाँ पे कई सारे उत्पाद हो गए। वैसे कुछ चूना पत्थर के साथ होता है, जब इस पे भी उष्मा पड़ती है तो ये भी बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। इसे हम ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, यानी कि इसमें ऊष्मा काम करती है। ऊष्मा अवशोषित होकर के अभिकारक को दो या दो से अधिक भागों में तोड़ देती है। इस बात का ध्यान रखना है आपको। आगे चलते हैं और देखते हैं वैद्युत वियोजन क्या है। वैद्युत वियोजन यानी विद्युत धारा के द्वारा एक अभिकारक दो या दो से अधिक उत्पादों में परिवर्तित हो जाते हैं या बट जाते हैं। इसे हम वैद्युत वियोजन कहते हैं। अब चलिए यहाँ पे एक प्रॉप सेटअप किया गया है और इस पे जो है विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है। जल एक बीकर है और बीकर में जल रखा गया है, पानी, और इस बीकर में दो परख नलियां क्रमशः लगाई गई हैं और इन परख नलियों में ग्रेफाइट की राड डाली गई है। नीचे रबर का स्टॉपर लगाया गया है और ग्रेफाइट के रॉड में एक रॉड एनोड है और एक कैथोड है और इसे हमने बैटरी से जोड़ दिया है। ऊपर कुछ खाली स्थान है, बाकी सब में जल भरा हुआ है। कुछ समय बाद जब हम बैटरी से जोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद हम देखते हैं कि दोनों परख नलियों में हल्की हल्की गैसें बुलबुले के रूप में निकलती हैं। एनोड वाली छड़ के ऊपर ऑक्सीजन गैस और कैथोड वाली छड़ के ऊपर हाइड्रोजन गैस एकत्रित हो रही है। बाद में यदि हम इस सेटअप को खोलते हैं और खोल करके परख नली को अलग निकालते हैं तो दोनों परख नली से एक से ऑक्सीजन गैस और एक से हाइड्रोजन गैस जो है निकलती है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ऑक्सीजन गैस थोड़ी कम दबाव उत्पन्न कर रही है, जबकि हाइड्रोजन गैस थोड़ी अधिक दबाव उत्पन्न कर रही है परख नली की पेंदी में। ठीक है, यहाँ पे दबाव पड़ रहा है, यहाँ पे कम दबाव पड़ रहा है। अब आप यदि परख नली को बाहर सफलतापूर्वक निकालकर और जलती हुई तीली दोनों के मुख पे ले जाएंगे तो देखेंगे आप कि वो तीली तेजी से जलने लगेगा। वो कारण है ऑक्सीजन हाइड्रोजन गैस का, क्योंकि दोनों फ्लेमेबल हैं, दोनों जलने वाले हैं। ठीक है, तो जल से ऑक्सीजन भी अलग हो गया और हाइड्रोजन भी अलग हो गया। ये विद्युत धारा के कारण हुआ। तो इस तरह से जब हम एक यौगिक को उसके दो अवयवी तत्वों में विद्युत धारा के माध्यम से अलग करते हैं तो इसे वैद्युत वियोजन कहा जाता है। इस सेटअप को आप याद कर लेंगे और बना करके तैयार भी कर लेंगे, क्योंकि कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला है प्रकाशीय वियोजन, यानी ऐसा वियोजन जो प्रकाश की उपस्थिति में हो। इस वियोजन को प्रकाशीय वियोजन कहते हैं। तो सूर्य की उपस्थिति में वियोजन हो रहा है, चलिए देख लेते हैं। तो सिल्वर क्लोराइड यहाँ पे है और प्रकाश की किरणें जब सिल्वर क्लोराइड पे पड़ती हैं तो ये दो भागों में टूट जाता है अपने अवयवी तत्वों में, क्योंकि सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन से मिल करके बना है। तो जैसे ही इस पे प्रकाश की किरणें पड़ती हैं सिल्वर अलग हो जाता है और क्लोरीन अलग हो जाता है। सिल्वर ब्रोमाइड के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है, जैसे ही प्रकाश इस पे पड़ता है सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन अलग हो जाता है। तो ये प्रकाश के कारण वियोजन होता है। तो ध्यान में बस ये रखना है कि जिस अभिकारक को प्रकाश की उपस्थिति में जिस अभिकारक को उसके दो अवयवी तत्वों में प्रकाश की उपस्थिति में वियोजित किया जाए, इस प्रकार के रासायनिक समीकरण को प्रकाशीय वियोजन समीकरण कहा जाता है। तो प्रकाशीय वियोजन हो गया, यहाँ पे दोनों जगह आपने देखा। आगे यदि आप बढ़ते हैं तो यहाँ पे जो वियोजन अभिक्रिया है उसका एक और नाम है जिसे आप कह सकते हैं
उष्माशोषी अभिक्रिया, क्योंकि ये उष्मा का अवशोषण करते हैं इसीलिए इन्हें उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। इनमें तीन चीजें, उष्मा, प्रकाश और विद्युत ऊर्जा, अगर इनके द्वारा एक अभिकारक अपने अवयवी तत्वों में विभक्त होता है तो ये किसके अंतर्गत आते हैं? तो उष्माशोषी अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहलाएंगे। आगे चलते हैं। यहाँ पे तीसरे अभिक्रिया को देखेंगे जिसका नाम है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें क्या होता है कि अभिकारक जो है, इसमें दो अभिकारक होते हैं और जो अभिकारक तत्व अधिक क्रियाशील होता है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से जो है विस्थापित कर देता है। अब इसको समझते हैं। तो यहाँ पे कॉपर सल्फेट एक जो है यौगिक है और लोहा एक तत्व है। जब इनमें आपस में जब हम क्रिया कराते हैं तो लोहा अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर कम क्रियाशील होता है। तो लोहा कॉपर को विस्थापित कर देता है, देखिए यहाँ पे, और यहाँ फेरिक सल्फेट बन गया। तो कॉपर कम क्रियाशील है इसीलिए विस्थापित हो गया यहाँ पे। तो आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे एक बीकर में जो है कॉपर सल्फेट का विलयन लिया गया है जो नीले कलर का है और इसमें हम लोहे की दो कीले डाल देते हैं और कुछ समय बाद देखते हैं तो लोहे की कीलों पे जो है भूरे रंग का कोई कलर दिखता है, पदार्थ दिखता है। ये कोई और नहीं, ये कॉपर की परत है जो आपके लोहे पे चढ़ गई है, क्योंकि कॉपर सल्फेट से लोहे ने क्या किया, कॉपर को विस्थापित कर दिया और बनाया क्या, फेरिक सल्फेट, लोहा और सल्फर का यौगिक। और पहले जो है इस विलयन का रंग नीला था, बाद में इस जो है विलयन का रंग जो है हरा हो जाता है। कुछ ऐसा ही होता है जिंक के साथ। जिंक प्लस कॉपर सल्फेट की जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो इस दौरान जिंक जो है अधिक क्रियाशील होता है और कॉपर सल्फेट कम क्रियाशील होता है। तो जिंक सल्फेट कॉपर सल्फेट को विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग कर दिया है और खुद जिंक सल्फेट बना दिया। तो इस अभिक्रिया में जो है अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है। तो इसे हम जो है विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आगे चलते हैं और समझने का प्रयास करते हैं द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया। अब नाम से विदित हो रहा है कि दो अभिकारकों के बीच कुछ आदान प्रदान हो रहा है। तो दो अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान ही द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया होता है। अब इसमें दो जो है यौगिक हैं और इनके बीच आयनों का आदान प्रदान हुआ जिसके कारण इनके दो नए उत्पाद उत्पन्न हुए। सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड के बीच जो है आयनों का आदान प्रदान हो रहा है। यहाँ पे क्लोरीन जो है सोडियम के साथ मिलकर के सोडियम क्लोराइड बना दिया और यहाँ में बेरियम जो है सल्फेट के साथ मिलकर बेरियम सल्फेट बना दिया। तो इनमें आयनों का आदान प्रदान हो गया। तो जहां भी जिस अभिकारक में आयनों का आदान प्रदान हो तो आयनों के आदान प्रदान से उत्पन्न होता है उत्पाद, उसे द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि आयन आपस में अदला बदली करके उत्पाद बन जाए तो उसे हम द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत रखते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखना है। साथ ही साथ इसमें जो बेरियम सल्फेट जो है इसमें सफेद अविलेय अवक्षेप बनता है। ये अवक्षेप के कारण ही इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो द्वितीय विस्थापन का एक और नाम है जिसे अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं।
आगे चलते हैं। अगला है उपचयन एवं अपचयन अभिक्रिया। उपचयन अपचयन अभिक्रिया, आगे हम इनको जानेंगे कि इन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो पहले इनको डिटेलिंग में जान लेते हैं। और सबसे पहले जरूरी है कि इन्हें आप याद कर ले तो बेहतर है, क्योंकि कई बार परीक्षाओं में इनसे प्रश्न उठ जाते हैं। पहले चैप्टर से एक दो प्रश्न हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो पहले चैप्टर को थोड़ा अच्छे से याद करें तो बेटर रहेगा। उपचयन अभिक्रिया, उपचयन के दो लक्षण आप याद रखेंगे। पहला लक्षण है ऑक्सीजन की वृद्धि। किसी भी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और किसी भी पदार्थ में हाइड्रोजन का ह्रास होता है, कमी होता है। तो इस तरह के अभिक्रिया को क्या कहते हैं? इस तरह के अभिक्रिया को उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन की वृद्धि हो गई, यहाँ पर भी ऑक्सीजन की वृद्धि दिखाई जा रही है, और यहाँ पे हाइड्रोजन जो है अलग हो रहा है। यहाँ पे कॉपर से हीट पाते ही आगे हम जानेंगे कैसे। तो इस तरह की अभिक्रिया को हम उपचयन अभिक्रिया, हाइड्रोजन अलग हो और ऑक्सीजन मतलब हाइड्रोजन कम हो और ऑक्सीजन की वृद्धि हो, बढ़े। आगे चलते हैं। अगला इसका पार्ट है उपचयन। इसमें ठीक उल्टा याद करना है आपको। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है और जब किसी पदार्थ में हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो ऊपर ऑक्सीजन बढ़ता है, हाइड्रोजन घटता है, और नीचे जो है अपचयन में जो है ऑक्सीजन घटता है और हाइड्रोजन बढ़ता है। अब यहाँ पे एक उदाहरण द्वारा आप सब कुछ समझ सकते हैं। ये कॉपर ऑक्साइड है और इस कॉपर ऑक्साइड में कौन सी क्रिया हो रही है? अपचयन की क्रिया हो रही है, और अपचयन की क्रिया के फलस्वरूप कॉपर अलग हो गया और ऑक्सीजन अलग हो गया, ऑक्सीजन का ह्रास हो गया, इसीलिए अपचयन हो गया। ये रहा हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन में उपचयन हो गया और उपचयित होकर के हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिल गया। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन का बढ़ना उपचयन हो गया और कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन का कम होना अपचयन अभिक्रिया हो गया। तो एक रासायनिक अभिक्रिया में इन दोनों को समझ सकते हैं आप। कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन की जब अभिक्रिया कराई जाती है तो कॉपर से ऑक्सीजन अलग होता है, तो वो अपचयन कहलाएगा, और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ता है तो इसे हम उपचयन कहेंगे। तो ये ध्यान पूर्वक याद कर लीजिए इस जो है उदाहरण को, कि कई बार एग्जाम में पूछ भी देता है कि अपचयन और उपचयन की अभिक्रिया को उदाहरण सहित समझाइए, तो आप बता सकते हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे बताया गया है कि इसे रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। तो ये बात ध्यान रहे, उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं, दोनों के नाम को रेडॉक्स कहते हैं। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन दोनों होते हैं। ऑक्सीजन की वृद्धि हाइड्रोजन का ह्रास होता है और हाइड्रोजन का वृद्धि और ऑक्सीजन का ह्रास होता है। तो अपचयन और उपचयन आपको याद रखने हैं, ये कई बार भूल भी जाता है। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रियाओं का प्रभाव। उपचयन अभिक्रिया यानी ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, इसी से उपचयन अभिक्रिया होती है। और ये उपचयन अभिक्रिया जो है दैनिक जीवन में कहाँ कहाँ देखने को मिल जाता है? तो दैनिक जीवन में संक्षारण यानी कि जंग लगना, लोहे पे जंग लगना किसके कारण होता है? तो ऑक्सीजन आर्द्रता, ऑक्सीजन के कारण और नमी के कारण, यदि अम्ल है तब भी ये क्या करते हैं? धातु के ऊपर एक पतली परत बना देते हैं जो लोहे को कमजोर करता है और धीरे धीरे उसका क्षरण कर देता है, लोहा धीरे धीरे समाप्त हो जाता है, जिसे जंग लगना भी हम कहते हैं। तो लोहे पे जंग लगना आपने देखा होगा। चांदी के ऊपर जो है काली रंग की परत जम जाती है, वो भी इन्हीं के कारण होता है। किसके कारण? तो उपचयन के कारण। तांबा देखे होंगे, उसके ऊपर हरा रंग का एक परत चढ़ जाता है, वो किसके कारण? तो वो भी जो है इसी उपचयन अभिक्रिया के कारण होता है।
अब इनसे बच कैसे सकते हैं? तो बचने के लिए हमें यसद लेपन, विद्युत लेपन और पेंट यानी कि ग्रीस लगा करके, इलेक्ट्रिक पेंट लगा करके, या फिर जो है जो पेंट आते हैं नॉर्मली उनको लगा करके आप जो है इनको संक्षारण से बचा सकते हैं। जब भी हम लोहे की या धातु की चीजों का प्रयोग करेंगे तो ग्रीस अथवा तेल का पेंट कर दीजिए, या उस पे इलेक्ट्रिक पेंट चढ़वा दीजिए, या फिर जो है मार्केट से पेंट खरीद के उसको पेंट कर दीजिए। तो इससे जो है धातु का संक्षारण नहीं होगा और धातु बच जाएगा। आगे देखते हैं विकृत गंधिता। ये भी जो है उपचयन की क्रिया के ही अंतर्गत आता है। क्या होता है इसमें? तो वसा युक्त और तेलीय खाद्य सामग्री, वसा युक्त मतलब घी तेल का प्रयोग करके बनाए गए खाद्य पदार्थ, खाने वाली चीजें, नमकीन हुआ, चिप्स हुआ, बिस्किट हुआ, या तरह तरह की चीजें जिसे तेल में जो है तला गया या तेल का प्रयोग करके बनाया गया है। जैसे ये हवा के संपर्क में आते हैं, इनसे जो है इनका स्वाद गायब हो जाता है और ये दुर्गंध रूप से महकने लगते हैं, दुर्गंधित हो जाते हैं, बदबू करने लगते हैं। इसे हम विकृत गंधिता कहते हैं। ये कारण होता है ऑक्सीजन के कारण। अब इसके रोकने के उपाय क्या क्या हैं? तो आइए समझ लेते हैं रोकने के उपाय क्या क्या हैं। तो रोकने के लिए प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग करेंगे, यानी ऑक्सीजन को जो डिपेंड करे, यानी ऑक्सीजन को आने से रोके, उसे प्रति ऑक्सीकारक कहते हैं। वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखकर, ऐसे बर्तन हो जहां पे हवा जो है न पहुंचे, जैसे नमकीन का पैकेट आता है सील करके, वैसे ही चिप्स के पैकेट्स आते हैं सील करके, वैसे ही वायु के स्थान पे नाइट्रोजन गैस द्वारा, यानी जहां पे हवा का यूज होता है वहां पे हम नाइट्रोजन गैस का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि नाइट्रोजन गैस, जैसे चिप्स के बंडल्स आते हैं उनमें आपने देखा होगा कि गैस से भरी होती हैं। वो गैसें कौन सी होती हैं? वो नाइट्रोजन गैसें होती हैं, और वे नाइट्रोजन गैसें जो है जो पदार्थ है उसको खराब होने से बचाती है। इसीलिए नाइट्रोजन के गैस का प्रयोग किया जाता है। शीतलन द्वारा, शीतलन यानी फ्रीज में रख करके भी उनको बचा सकते हैं। तो तेल से बनी हुई चीजों को विकृत गंधिता यानी कि बदबू यानी महकने या खराब होने से बचाने के लिए हम उसे फ्रीज में भी रख सकते हैं। तो इनमें से किसी एक उपाय का प्रयोग करके आप विकृत गंधिता को रोक सकते हैं। तो ये उपचयन के कारण ऐसा होता है। यहाँ पे ये चैप्टर जो है पूरी तरह से समाप्त हुआ, और दो तीन प्रश्नों पे चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पे दो तीन प्रश्न दिए हैं, देख लेते हैं। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट विलयन में 15 मिनट के लिए डुबोया जाता है तो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट विलयन के रंग में क्या परिवर्तन होता है? तो लोहे की कील पे भूरे रंग का कॉपर चढ़ जाता है, ऊपर पढ़ा था आपने और बताया गया था। और जो कॉपर सल्फेट का विलयन होता है वो जो है फेरिक सल्फेट में बदल जाता है। कॉपर सल्फेट नीले रंग का था और जो है फेरिक सल्फेट हरा रंग का हो जाएगा। तो ये परिवर्तन आ जाते हैं, ऊपर आपने पढ़ा था। विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत ऐसा होता है। ठीक है। यहाँ पे दिया है निम्नलिखित निम्न में परिवर्तन होने चाहिए। कौन से परिवर्तन? तो ये पहला वाला बर्फ का पिघलना मंद परिवर्तन है, सॉरी तीव्र परिवर्तन है, और दूध का दही में बनना ये मंद परिवर्तन है। तो तीव्र परिवर्तन और मंद परिवर्तन ये दो हैं। दो तीन और प्रश्न यहाँ पे दिए हैं। श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों कहते हैं? आपको मालूम होगा कि हमारा शरीर जब भी हम भोजन करते हैं उस भोजन को जो है ग्लूकोज के सरल अणुओं में विभक्त करता है। हमारा शरीर उस ऊर्जा को दोबारा एटीपी में बनाने के लिए हम सांस द्वारा ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं।
ये ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों से होते हुए रक्त के माध्यम से कोशिकाओं में पहुंचता है और कोशिकाओं में जाने के बाद ऑक्सीकरण की क्रिया करता है और तत्पश्चात जो है एटीपी का निर्माण करता है और एटीपी ऊर्जा होती है जहाँ पे ऊष्मा भी उत्पन्न होता है और उस ऊर्जा से हम अपने शरीर का काम धाम चलाते हैं। तो श्वसन के क्रिया में ऊष्मा का जो है उत्सर्जन होता है, इसीलिए हम इसे ऊष्मा क्षेपीय अभिक्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे कि वायु के संपर्क में आने पर कॉपर के बर्तन की चमक क्यों चली जाती है। तो हवा में ऑक्सीजन होता है और ऑक्सीजन जो है धातु कोई भी हो उसके ऊपर एक परत चढ़ा देता है जो संक्षारण का कारण बनती है। तो ये ऑक्सीकरण की क्रिया के कारण होता है, जिसे उपचयन की अभिक्रिया भी कहते हैं। यहाँ पे दिया है आलू चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है। तो ऊपर ही पढ़ा हमने कि नाइट्रोजन गैस जो है उपचयन अभिक्रिया से बचने के लिए, क्योंकि खाद्य पदार्थ जो तेलीय वसीय या तेलीय पदार्थों के प्रयोग से बनाई गई है वो हवा के संपर्क में आने पर विकृत गंधिता हो जाती है उसमें, यानी दुर्गंध आने लगता है और खाद्य पदार्थ खराब हो जाता है। इससे बचने के लिए हम जो है हवा की जगह नाइट्रोजन गैस का प्रयोग करते हैं जिससे वस्तु खराब न हो और उसका क्रंचीपन बना रहे। तो इस प्रकार से आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं जब आप पूरा वीडियो क्लास पढ़ते हैं और जो है एनसीईआरटी के बुक को पढ़ते हैं तो आप सभी प्रश्नों के उत्तर दे पाएंगे। यदि किसी प्रकार के प्रश्न आपके समझ में नहीं आते हैं तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं कि यहाँ पे समझ में नहीं आया। पुनः आपको दोबारा से वह हेडिंग समझाने का प्रयास किया जाएगा और दोबारा से आपको बताने का प्रयास किया जाएगा। तो वीडियो पूरा देखिए और जहाँ पे समझ नहीं आता है आप पूछिए, आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा। फिलहाल आज की वीडियो क्लास में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में और जो है आगे के चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे।